राजनीति बाद में है, मेरा समाज पहले। समाज हक में और बाबा साहब के मिशन के लिए अगर मुझे कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तो मैं पूरी मजबूती के साथ उसे उठाऊंगा। काशीराम जी को दीपक दिखाना संभव नहीं है और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ मायावती जी को दीपक दिखाना संभव नहीं। मायावती का जो वोट बैंक है, जो मायावती जी का वोट बैंक है, वो दिल का वोट बैंक है, दिल से साथ है उनके, और उसको परिवर्तित करने की अगर कोई सोचता भी है तो मुझे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। तो बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि चंडीगढ़ की तरह जिस तरीके से बैलेट पेपर चुनाव हुआ और बैलेट पेपर के होते हुए पूरे देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेकर के किस तरीके से, मुझे तो समझ में नहीं आता, ईवीएम के चुनाव को हम लोग गलत मान रहे हैं और बैलेट पेपर के चुनाव को ठीक मान रहे हैं। क्या चंडीगढ़ में जब बैलेट पेपर से का चुनाव हुआ तो क्या उसमें धांधलीबाजी नहीं हुई? और जब बैलेट पेपर था तब भी बैलेट पेपर से धांधलीबाजी होती थी। लेकिन अगर देश की मांग है कि ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए तो मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार से अपील करूंगा कि देश की भावनाओं का आदर करते हुए ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। बाबा साहब के मिशन को और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को किस तरीके से भारत का उसका जो लाभ है भारत के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसमें समाज के लोगों को उनसे ताकत लेने के लिए और ताकत देने के लिए, उनको उनसे ज्ञान लेने के लिए और उनको अपनी नॉलेज बांटने के लिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। जानना ये था जैसे खास करके आपने यही इलाका क्यों चुना? मैं पूरे देश में जाता हूं, जैसा मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में मैं जाता हूं। आज सौभाग्य से मेरे नेटिव मतलब मेरा जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, उसके करीमपुर गांव में सभा आयोजित हुई है। अभी अगले दिनों 3-4 दिन में हमारा जाडोल जो गांव है उसके अंदर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो जगह जगह अभी पिछले दिनों हम लोग एक भैंसवाड़ा गांव था, उसमें भी हम लोगों ने अभी सभा का आयोजन किया था और जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ऐसा विशेष बात नहीं है ये। तो मुझे जैसे कि अभी मुझे शाम को अभी देहरादून जाना है, रात को मेरी 10 बजे के आसपास एक और मीटिंग देहरादून में है। तो ये मेरी एक्टिविटी का हिस्सा है और इसको मैं बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से अपनी पूरी क्षमता के साथ में इसका क्रियान्वयन करने का हर संभव प्रयास करता हूँ। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी गांव तक आते आते, मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में पैदा हुआ, गांव में पला पढ़ा, वहीं से शिक्षा हुई और उसके बाद में जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उनके निर्वहन का मैंने 100% मैंने उसका क्रियान्वयन किया है। और अब जो अभी आपने कहा कि गांव में ये देरी नहीं हुई है, ये आप इसे देरी मत मानिए। मैं तो ये कहूंगा कि मैं गांव में आता रहा हूं, गांव से जुड़ा रहा हूं और आगे भी ये जो कार्यक्रम है ये भविष्य में इसी प्रकार और भी तेजी के साथ किए जाएंगे। देखिए, इसमें मान्यवर काशीराम जी की अगर एक हम यहाँ कथन को कोट करते हैं कि राजनीति सत्ता की कुंजी है। अगर बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की अगर नहीं मुख्यमंत्री बनती तो जिस तरीके से मिशन बाबा साहब के मिशन को उन्होंने लागू किया, अम्बेडकर पार्क नोएडा में बनाए, लखनऊ में बनाए, जिस तरीके से उन्होंने महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए, गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनाया, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। वो तभी संभव हुआ जब वो राजनीति में आई, राजनीति की जो पूंजी थी, सत्ता थी, उनके हाथ में आई। तो मुझे लगता है कि समाज के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का होना बहुत जरूरी है और उसका रास्ता राजनीति से होकर जाता है। सत्ता की आप बात कर रहे हैं, सत्ता की बात कर रहे हैं। आरएलडी ने बीजेपी को सपोर्ट किया है और बीजेपी संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं और आप जागरूकता फैला रहे हैं संविधान के प्रति, ऐसा क्यों? देखिए, जो अभी आपने कहा कि बीजेपी की जो भूमिका है वो बीजेपी तय करेगी, राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका राष्ट्रीय लोकदल तय करेगा। मैं एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते जब सरकार की नौकरी में था, मुझ में बहुत सारी बंदिशें थी, उसके बावजूद भी मुझे डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब यह है कि जय जयकार करने के लिए 10 महीने का सस्पेंशन झेलना पड़ा। तो मैंने तब भी परवाह नहीं की, सरकार की नौकरी में रहते हुए मैं अपने समाज का काम करता रहा और आज भी मैं अपने सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। अगर बीजेपी 2024 में संविधान को हटाती है तो आप आरएलडी से इस्तीफा देंगे या फिर कुछ और रणनीति से? मेरा पहले मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ कि मेरी प्राथमिकता राजनीति बाद में है, मेरा समाज पहले। समाज हक में और बाबा साहब के मिशन के लिए अगर मुझे कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा तो मैं पूरी मजबूती के साथ उसे उठाऊंगा। लोगों को 2024 का चुनाव आप लड़ रहे हैं? नहीं, मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं जिसमें बिजनौर और एक बागपत है, दोनों में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। एक में सागवान जी हैं और एक में हमारे जो विधायक हैं उनको दे दिया गया है। हमारी पार्टी को जो सीटें मिली हैं केवल 2 हैं, उसमें कोई आरक्षित सीट नहीं थी, इसलिए इस बार का चुनाव जो लोकसभा का लड़ना था उसमें कोई व्यवस्था नहीं चुनाव लड़ने। आपकी पार्टी का मुद्दे क्या है सर? इस बार पार्टी के मुद्दे क्या है जी? आपके पार्टी के मुद्दे क्या है? पार्टी के मुद्दे देखिए, पार्टी के मुद्दे तो पार्टी ही डिसाइड करेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा जो मिशन है, मेरा जो मुद्दा है,
मेरे समाज के हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो हमेशा दिन दूनी चौगुनी उन्नति करे, इसके लिए मैं सरकार की नौकरी में रहते हुए प्रयत्नशील था और आज मैं राजनीति में रहकर भी उसके लिए प्रयत्नशील रहूंगा। 2025 में जो पार्टी माना जाता था, लेकिन लगातार अब वो जैसे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है? किसान लगातार दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो बात, हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है, हर पार्टी का अपना एक जो है उनका एक जो है ना चुनावी घोषणा पत्र होता है। ये बात कहना गलत है कि आरएलडी बीजेपी में शामिल हो गई है। आप ये कहिएगा कि एनडीए का एक पार्ट बनी है। आरएलडी आज एक इंडिपेंडेंट पार्टी थी, आज है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका अपना एक संविधान है, उसका एक अपना काम करने का तरीका है। और आरएलडी जो है चौधरी चरण सिंह के जमाने से किसानों और गरीबों के लिए काम करती रही है। और मेरा मानना है, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी आरएलडी किसानों के लिए और गरीबों के लिए हमेशा जो है उनके हितों को साधने के लिए काम करती रहेगी। चौधरी साहब, आपके आने से क्या मायावती के वोट में कमजोरी नहीं आएगी इस इलाके के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, खास करके जो कहा जाता है कि बहुजन क्षेत्र है ये? नहीं, देखिए ऐसा है, बाबा साहब को दीपक दिखाना संभव नहीं है, काशीराम जी को दीपक दिखाना संभव नहीं है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ मायावती जी को दीपक दिखाना संभव नहीं है। मायावती का जो वोट बैंक है, जो मायावती जी का वोट बैंक है, वो दिल का वोट बैंक है, दिल से साथ है उनके, और उसको परिवर्तित करने की अगर कोई सोचता भी है तो मुझे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, आप बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे या बीएसपी के लिए? देखिए ऐसा है, ये सवाल जो है दो स्थितियों में जो अभी आपने पूछा है, ये मुझे तय करना है, मेरी पार्टी को तय करना है। अभी इस विषय में पार्टी अध्यक्ष के साथ बातचीत होगी और पार्टी अध्यक्ष के साथ बातचीत होने के बाद में जो पार्टी का निर्णय होगा उस हिसाब से फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। चौधरी साहब, आज सवाल ये है कि आप मायावती तारीफ कर रहे हैं तो बीजेपी का तो नुकसान हो जाएगा। देखिए ऐसा है, किसी का फायदा और किसी का नुकसान, राजनीति तो इसी का नाम है साहब। राजनीति है क्या? राज और नीति, किसी का फायदा और किसी का नुकसान। एक सामान्य, कल कांग्रेस की सरकार थी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इसके लिए स्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते। संविधान में बाबा साहब यही तो लिख कर गए हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको देश की जनता वोट देगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, वही सरकार सत्ता में आएगी। आखिर में यह बता दीजिएगा कि ये आरएलडी के और बीजेपी के रिश्ते क्या कहलाते हैं? देखिए, ये जो सवाल है आरएलडी और बीजेपी के जो रिश्ते हैं, निश्चित रूप से जब जब पिछले दिनों भारत रत्न देने की बात आई, तो भारत रत्न पहले कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया गया, उसके साथ साथ फिर जो है हमारे जो है लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया गया, उसके बाद में एक साइंटिस्ट को दिया गया, पीवी नरसिंह राव को दिया गया, और उसके साथ साथ जो है पार्टी के संस्थापक जो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह जी को दिया गया। तो ये मतलब पार्टी का जो संस्थापक था उसको जब भारत रत्न दिया गया, तो निश्चित रूप से उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब बचा क्या है, और उसके बाद ही पार्टी के अध्यक्ष ने निर्णय लिया है, क्योंकि ये पार्टी अध्यक्ष का निर्णय है, इसलिए इसमें कहीं किंतु परंतु करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस समय राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि ये संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या नाम है, संविधान बचाने की मुहिम लगातार चल रही है, लेकिन वही आरएलडी के साथ में आपका गठबंधन है। देखिए, एक है आरोप लगाना, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने समाज को भी आगाह करना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार में, फ्रंट की सरकार में SC/ST के रिजर्वेशन को खत्म किया गया। देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सरकार उसको सपोर्ट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 आदेश आरक्षण को खत्म करने के जारी किए। रामविलास पासवान उस समय भारत सरकार के रेल मंत्री थे, और उसके बाद में सरकार ने DOPT ने ऑर्डर इशू किया कि इनका रिजर्वेशन खत्म किया जाता है। आप ये कहेंगे कांग्रेस और फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उसका डिसीजन था। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर आए, हम लोगों ने उनके साथ बात की, सभाएं हुई, मीटिंगें हुई, लोकसभा में सवाल उठा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करके इस देश के SC/ST का आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया, जिसके लिए मैं SC/ST समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते उस सरकार का धन्यवाद करता हूँ। 2015 में जब सरकार 2014 में बनी मोदी साहब के नेतृत्व में, उस समय उन्होंने सबसे पहला काम यह किया, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जिसमें कुछ दिक्कतें आ गई थी, उसको उन्होंने संविधान में संशोधन करके मजबूत करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया, तो इसी सरकार ने अब संविधान में संशोधन करके SC/ST के एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म किया, इसी सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST का आरक्षण को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बहाल कराने का काम किया। ये जो हाइपोथेटिक क्वेश्चंस हैं, ये हाइपोथेटिक क्वेश्चंस, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, जिस तरह निजीकरण की आंधी चल रही है, निजीकरण की आंधी को चलते हुए सरकार से मैं जरूर कहूंगा कि वो निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करें और सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद करें।
सर एक लास्ट सवाल है, अगर आप चुन के जाते हैं या आपके तमाम पार्टी के लोग अगर संसद भवन जाते हैं तो क्या अभी तक जो देश में जो संविधान विरोधी सरकार रही है तो क्या इसके साथ आप लोग जुड़ जाएंगे या लोगों के रिप्रेजेंट को? हम अपने समाज की आवाज को उठाते रहे हैं। समाज की आवाज को अगर लोकसभा में जाने का अवसर मिलेगा तो लोकसभा में जाके उठाएंगे। अगर ऐसा मौका नहीं मिला तो सड़क पर उठाते हैं, सड़क पर उठाएंगे। समाज के हितों के साथ कोई समझौता सरकार की 37 साल की नौकरी में नहीं किया। राजनीति में जाने के बाद कोई समझौता समाज के हितों के साथ नहीं किया जाएगा। सर ईवीएम के समर्थन में है आप? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूं कि चंडीगढ़ की तरह जिस तरीके से बैलेट पेपर चुनाव हुआ और बैलेट पेपर के होते हुए पूरे देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान लेकर के किस तरीके से, मुझे तो समझ में नहीं आता। ईवीएम के चुनाव को हम लोग गलत मान रहे हैं और बैलेट पेपर के चुनाव को ठीक मान रहे हैं। क्या चंडीगढ़ में जब बैलेट पेपर से का चुनाव हुआ तो क्या उसमें धांधलीबाजी नहीं हुई? और जब बैलेट पेपर था तब भी बैलेट पेपर से धांधलीबाजी होती थी। लेकिन अगर देश की मांग है कि ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए तो मैं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार से अपील करूंगा कि देश की भावनाओं का आदर करते हुए ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए।